हेलो एवरीवन। तो ये ड्रामा इस तरह से स्टार्ट होता है कि हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम यून सियो है। यून सियो एक टॉप एक्ट्रेस है, लेकिन इस टाइम उस पर डाउन टाइम चल रहा है क्योंकि वो एक ड्रग अब्यूज के केस में फंसी हुई है। अब उसके बाद टाइम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो उस केस में इनोसेंट तो साबित हो गई थी, लेकिन फिर भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक क्लियर इमेज चाहिए होता है जो कि उसका खराब हो चुका था। इसी वजह से आजकल उसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था और वही जो कभी इंडस्ट्री पर राज करती थी आजकल गुमनामी की जिंदगी जी रही है। और यही न्यूज जब अपने बारे में यून सियो सुनती है तो वो लगता है कि खुद की जान लेने की कोशिश कर रही है। उसके मैनेजर को तो यही फील हुआ था। वो उसे रोकता है तो उसे दिखाने लगती है कि इतनी वीक मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने मल्टीविटामिन्स ले रही थी। मैनेजर उसे हिम्मत दिला रहा था कि जल्दी तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा और उसी टाइम पर वो उसके हाथ में एक बड़े ड्रामे का स्क्रिप्ट देख लेती है और वो उससे जबरदस्ती ये स्क्रिप्ट छीनती हुई वॉशरूम में जाकर चोरी चोरी इसी की ही कहानी को रीड करने लगती है। ये एक टॉप ड्रामा था, एक बड़े राइटर का लिखा हुआ, उसका नाम था लव हर्ट्स, और वो उसकी स्टोरी में खुद को ही इमेजिन करने लगती है। और बस वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, ख्यालों की दुनिया में खो चुकी थी कि जैसे इस ड्रामे में एक्ट्रेस का काम हर हाल में उसे ही चाहिए। अब वो बाहर निकलकर मैनेजर से कहती है कि पता है ये कैरेक्टर मेरे लिए ही बना है, मैं इस पर बिल्कुल फिट उतरती हूँ। वैसे भी इस ड्रामे में मेन लीड तो एक लॉयर है और मैंने भी तो लॉ ही पढ़ा हुआ है। लेकिन उसका मैनेजर उसे स्क्रिप्ट ले लेता है और कहता है नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये तो मिंजी के लिए है। लेकिन यहाँ पर यून से किसी तरह हार मानने वाली नहीं थी और वो कहती है कि मैं खुद राइटर से बात करूंगी। अब वो किसी तरह से अपने लिंक्स के थ्रू उस राइटर से अपनी मीटिंग एडजस्ट करा ही लेती है और फिर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहती है कि इस वक्त तुम्हारा इमेज अच्छा नहीं है और वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग इतनी भी कमाल की नहीं, तुम्हें सारे कैरेक्टर्स इसी वजह से मिले थे कि तब तुम पीक पर थी, लेकिन अब तुम्हारा डाउन टाइम है। जब वो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती है तो आगे से उसके सामने एक शर्त रख देती है जो कि उनको लगता था कि इम्पॉसिबल होगी, और वो यही शर्त थी कि तुम कुछ अरसे एक लीगल फर्म में सेक्रेटरी के तौर पर काम करने का एक्सपीरियंस हासिल करो, इस रोल में घुसने की कोशिश करो और उसके बाद हो सकता है हम तुम्हें कंसिडर कर लें। अब ये बात एक दफा तो यून से को खुद की इंसल्ट की तरह फील होती है। वो अपनी एजेंसी के सीईओ के पास जाती है और उनसे कहती है कि कोई ऐसे भी मुझे इंसल्ट कर सकता है, लेकिन सीईओ जून सुक उससे कहते हैं कि अगर तुम वाकई ये कैरेक्टर करना चाहती हो तो बहुत से लॉ फर्म वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं वहां तुम्हें एडजस्ट करा सकता हूँ। और यून से वो बेचारी उस रोल को हासिल करने के लिए इस बात के लिए भी मान जाती है। अब मिस्टर जून सक अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो कि एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में एक सीईओ था और उसका नाम था अटर्नी यून। वो उनको यही कहता है कि जो यून से है टॉप एक्ट्रेस रही थी, एक्चुअली उसे कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है और वही जॉब ट्रेनिंग मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी कंपनी के किसी अटर्नी के पास करे। अब अटर्नी यून जैसे ही ये सुनता है तो पता चलता है कि वो तो यून सीओ का बहुत बड़ा फैन है और वो तो मन ही मन में इमेजिन भी करने लगता है कि वो हमारे ऑफिस में आकर काम करेगी तो मैं उसे कैसे ग्रीट करूंगा। अब वो अपनी लॉ फर्म के कुछ पार्टनर्स को कंसीडर करने लगता है कि किसके साथ उसे काम करने के लिए बिठाऊं, जिनमें से एक अटर्नी चोए था और दूसरी थी अटर्नी मून, लेकिन वो दोनों ही उसे सूटेबल नहीं लगते। एक तो था मामास बॉय और दूसरी थी जिसका हर 4 दिन बाद दिल टूट जाया करता था। और फिर उसके बाद वो अपनी एजेंसी के टॉप अटर्नी को सिलेक्ट करता है कि जिसके अंडर वो यून सियो को काम कराएगा, और वो है हमारे ड्रामे का मेन लीड और उसका नाम है लॉयर जंगरुक। जिस तरह से यून सेओ एक स्टार थी उसी तरह से जंगरुक को भी अगर हम लॉ की दुनिया का स्टार बोले तो ये गलत नहीं होगा। अब यून जाकर जंगरुक को समझाने की कोशिश करता है और कन्विंस करता है कि तुम्हारे लिए मैं एक नई सेक्रेटरी हायर कर रहा हूँ, प्लीज उसकी ट्रेनिंग कर दो। लेकिन जंगरुक को जब पता चलता है कि उस लड़की ने तो अपनी बैचलर्स की डिग्री भी कंप्लीट नहीं करी और लॉ में एडमिशन लेकर थोड़े अरसे बाद छोड़ दिया था, तो वो तो मानने से इनकार कर देता है। लेकिन यहाँ पर सीईओ यून एक तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि उस लड़की के पास अब कोई काम नहीं, उसका कैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और साथ ही साथ उसे कोई 5 साल पुराना वाकया भी याद दिलाने लगता है। ये सुनकर जंगरुक इमोशनल हो जाता है और इन दी एंड उसे बात उसकी माननी ही पड़ती है। तो अब फाइनली नेक्स्ट ही डे जब यून सेओ ने अपनी ज्वाइनिंग करनी थी तो उस दिन सीईओ यून एकदम रेडी होकर और हाथ में बुके लिए उसका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है
और इसके साथ साथ हमें ये भी दिखाते हैं कि जंगरुक ने इस शर्त पर उसे अपनी सेक्रेटरी रखने के लिए माना था कि अगर वो खुद ही क्विट करना चाहेगी तो ना आप मुझे कुछ कहेंगे ना ही उसे रोकेंगे। मीन्स कि उसका माइंड ये था कि वो इतनी सख्ती करेगा कि वो खुद ही क्विट करने पर मजबूर हो जाएगी। और फिर फाइनली वहां पर यून सेओ की एंट्री होती है। वो जैसे ही एलिवेटर से निकलती है तो सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लग नहीं रहा था कि वो इस ऑफिस में कोई जॉब करने आई है, लगता था कि किसी मॉडलिंग का फोटोशूट देने के लिए आई है। और जितनी सुंदर वो लग रही थी और जिस तरह की रेडी थी, सीईओ यून ने उसे वेलकम भी उसी तरह का दिया था। लेकिन जब वो जंगरुक के पास जाती है तो वो उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा था। इनफैक्ट जंगरुक तो उसका नाम भी गलत ले देता है। ये सुनकर तो यून सेओ हैरान रह जाती है कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और जिसके अंडर काम करने आई है वो ढंग से उसका नाम भी नहीं जानता। तो वहाँ की डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो उठा उठा कर उसे एक्ट करके दिखाने लगती है, जिस तरह से उसने उन प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग करी थी। वो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में अपीयर हुई थी, लेकिन लगता है कि जंगरुक को इन चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो नजर भर के भी उसे नहीं देखता, बल्कि उसे ये सारा कुछ बंद करके ये कह देता है कि आइंदा कभी काम पर लेट ना आना, क्योंकि लेट आने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब यून से बेचारी का तो मूड खराब हो जाता है। वो जाती है और अपने डेस्क पर बैठ जाती है और सोचती है कि लगता है कि सारे के सारे अटर्नीज बस इसी तरह के खड़ूस इंसान होते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद उस अटर्नी जंगकुक के लिए एक कॉल आती है, जो अटेंड तो करती है लेकिन उसे ट्रांसफर करनी नहीं आ रही थी कि बॉस को कैसे ट्रांसफर करूं। वो तो सोच रही थी कि इस फोन की वायर इतनी लंबी नहीं कि वहां तक पहुंच सके। अब उसकी ये हरकत जंगरुक को काफी अनोइंग लगती है। वो पहले तो इस बात पर उसकी इंसल्ट करता है और उसके बाद उसे कुछ फाइल्स देता है स्कैन करने के लिए, लेकिन वो गिर जाती है। तो वो उठाते हुए भी उसे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसने बहुत छोटे छोटे से कपड़े पहने हुए थे। ये भी अब बॉस को खुद ही समेटनी पड़ती है। इन दी एंड वो यही कहता हुआ चला जाता है कि तुम यहाँ आई हो तो बस रिलैक्स ही करो, अब ना फोन उठाना ना कोई और काम करना। अब उसके बाद सीईओ यून आता है और सबको कहने लगता है कि क्यों ना आज हम यून सेओ को एक वेलकम लंच दें। ये सुनकर सारे लोग ही खुश हो जाते हैं, लेकिन यून सेओ इनकार कर देती है, ये कहकर कि मेरे बॉस बिजी हैं और मैं तो उनको छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ। अब काफी देर इसी तरह से गुजर गई थी। उसे बहुत भूख लगने लगती है, तो वो जाती है और जंगरुक से कहती है कि सर 20 मिनट हो गए, लंच टाइम हुए। तो कहता जाओ और करो लंच। लेकिन यून सेओ को तो अपनी इंसल्ट फील होती है ये सुनकर। वो कहती है कि आज से पहले मैंने कभी लंच अकेले नहीं किया। लोग ऐसे मुझे अकेले खाना खाते देखेंगे तो मेरे बारे में बातें बनाएंगे कि मेरा कैरियर गया और अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तो आगे से उसे कह देता है ठीक है फिर यही मंगवा लो, मैं तो यहाँ से चला। और बस बेचारी का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप जाती है और एक इंस्टेंट कॉफी बनाकर आ जाती है। जबकि उधर जंगरुक वो जब वापस आ रहा था तो उसे एक दफा तो यून सेओ का ख्याल आ ही जाता है और वो उसके लिए खाना पैक करा लेता है। अब वो जैसे ही वापस आकर देखता है तो बहुत सारे कोलीग्स उसके सेक्रेटरी के डेस्क पर जमा हुए थे। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। वो उन सारों को तो वहां से भगा देता है और उसके बाद यून सेओ की क्लास लेता है। कहता है कि तुम टीवी पर फेमस होगी, लेकिन ये टीवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। तुमने काम करना है तो ढंग से करो, नहीं तो अपना टाइम गुजारो और यहाँ से जाओ। मेरे ऑफिस में रश नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, आइंदा से अपनी ड्रेसिंग थोड़ी सी एलिगेंट रखना। अब यून सेओ की लाइफ में पहली दफा किसी ने इतनी इंसल्ट करी थी। उसे बहुत गुस्सा आता है, जो कि वो वॉशरूम में जाकर चीख चिल्ला कर निकालती है। और तो और वो उसे फोन पर बात करते हुए भी सुन लेती है। वो किसी से कह रहा था कि सेक्रेटरी तो मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ता भी यहाँ निकाल पाएगी, शी इज होपलेस। अब ये सुनकर तो उसे लगता था कि मेरी और भी ज्यादा डबल इंसल्ट हो चुकी है। वो जाती हुई वापसी पर अपने मैनेजर से कहती है कि मुझे तो ये रोल ही नहीं चाहिए अगर इस इंसान को बर्दाश्त करना पड़े तो। लेकिन रास्ते में वो शूटिंग होते देखती है तो उसे अपने दोबारा से पीक वाले डेज याद आने लगते हैं और वो सोचती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने उसी फेम को, उसी पॉपुलैरिटी को दोबारा हासिल करके रहूंगी। अब घर पहुंचकर थोड़ी देर तो वो रोती है और उसके बाद हिम्मत करती है और नेक्स्ट डे उसका मैनेजर उसे उसके डेस्क पर सोते हुए पाता है। वो देखता है कि सारी रात वो अपने वर्क से रिलेटेड ही वहाँ पर रिसर्च करती रही थी ताकि वो खुद को कुछ नॉलेजेबल दिखा सके और एज ए सेक्रेटरी अच्छा काम करे। और नेक्स्ट डे वो बिल्कुल टाइम से ऑफिस भी पहुंच जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जंगरुक अपनी एक लॉयर फ्रेंड यूरियम से मिलने के लिए गया हुआ था और उनको देखकर लग रहा था कि उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती है। उसे भी मालूम पड़ गया था कि उसकी सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि यून सेओ बनी हुई है। अब वो मीटिंग में था तो आज ऑफिस में लेट आता है, लेकिन उसके आने से पहले यून सेओ बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग ले लेती है, जैसे कि कॉल्स फॉरवर्ड करना, प्रिंटर यूज करना और इसके अलावा उसे सेक्रेटरी के तौर पर और जो भी काम करने थे वो उन सब की लिस्ट बना लेती है। अब जैसे ही जंगरुक ऑफिस में पहुंचता है तो वो यून सेओ को एकदम फॉर्मली ड्रेस्ड देखकर उसकी तारीफ करता है कि आज तुम बेटर लग रही